Okay, let's start chapter number 3 atoms and molecules। सबसे पहले हम बात करेंगे इस चैप्टर में एटम्स के बारे में। एटम्स एंड मॉलिक्यूल चैप्टर जो है बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें सबसे पहले बात होगी एटम्स के बारे में। तो एटम जो है, एटम होता क्या है और एटम के बारे में सोचा कब गया। बहुत पुरानी बात है, बहुत समय पहले जो ग्रीक फिलोसोफर थे वो एटम के बारे में सोच रहे थे। उसी समय एक इंडियन फिलोसोफर महर्षि कणाद ने ये कहा कि अगर हम किसी भी मैटर को, है ना, मैटर तो आप सभी जानते हैं, मैटर को आप डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं, किसी भी मैटर को अगर डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं, जैसे कि अगर ये मैटर है और इसको अगर आप डिवाइड करते हैं तो आपको 2 पीस मिल जाएंगे इसके, है ना। फिर इसको दोबारा से डिवाइड करें तो फिर से और छोटा पीस मिलेगा, फिर डिवाइड करें और छोटा पीस मिलेगा। अगर आप डिवाइड करते चले जाएं, किसी भी मैटर को आप डिवाइड करते चले जाएं तो एक ऐसी कंडीशन आ जाएगी, सभी लोग आ जाएं, स्टार्ट करते हैं। और डिवाइड करते जाते हैं तो एक ऐसी कंडीशन आ जाती है, हमें इतना छोटा पार्टिकल मिल जाता है जिसको हम डिवाइड नहीं कर पाते, है ना। ये बात समझनी होगी आप लोगों को कि अगर मैटर को आप डिवाइड करते जा रहे हैं, मैटर को आप डिवाइड करते जाइए तो एक ऐसी कंडीशन आ जाएगी कि आपको इतना छोटा पार्टिकल मिल जाएगा जिसको आप डिवाइड नहीं कर पाएंगे, और उसी को हम क्या बोलते हैं, एटम। महर्षि कणाद ने इसको परमाणु कहा था। महर्षि कणाद ने बोला ये परमाणु है ना। परमाणु को इंग्लिश में एटम ही कह रहे हैं। और बाद में जो फॉरेन साइंटिस्ट थे उन्होंने भी यही बात कही कि अगर आप किसी भी मैटर को डिवाइड करते चले जाएं, जैसे ये चौक ही है, अगर इस चौक को आप डिवाइड करना स्टार्ट कर दें तो इसके 2 पीस हो जाएंगे स्टार्टिंग में। फिर जो 2 पीस हुए हैं उनको दोबारा से तोड़ दो 2 पीस में, फिर जो पीस हुए हैं उनको फिर से 2 पीस में तोड़ दो, और आप तोड़ते चले जाओ। एक ऐसी स्टेज आ जाएगी जहां पर आप इसको और छोटा नहीं कर पाएंगे। बात समझ रहे हो। बस वही पार्टिकल जिसको आप डिवाइड नहीं कर पा रहे हैं वो है आपका एटम, है ना। उसी को इन्होंने एटम बोला है। बात आ गई समझ में, ठीक है। तो ये तो थी एटम की डिस्कवरी के बारे में कि एटम की खोज किस तरीके से हो रही थी, एटम के बारे में क्या क्या कहा जा रहा था। एंटनी लेवोशियर और जे प्राउस्ट ने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए, और उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट्स किए थे उसके बेसिस पर कुछ लॉज दिए हैं जिनको हम लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन बोलते हैं, ठीक है। तो एटम की बात अगर की जाए तो एटम क्या है, इट इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, इट इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर। मैटर का सबसे छोटा पार्टिकल क्या है, वो है आपका एटम, ठीक है। इट इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन की। मैं आपको पहले भी बता दूं कि जो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस दिए गए हैं वो लॉज देने से पहले एक्सपेरिमेंट्स किए गए, है ना। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं, उनके बेसिस पर वो लॉ दिए गए हैं। तो अब हम बात करने वाले हैं लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, है ना। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन की बात हो रही है यहाँ पर। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस क्या हैं, अभी भी ज्वाइन हो रहे हैं लोग। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो पहला लॉ इसमें क्या था, ये फर्स्ट लॉ जो है इसमें, फर्स्ट सेकंड नाम ना दें आप, तो हम पहले लिख लेते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन of
मास, ये लॉ है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। फर्स्ट लॉ यही है ना, इसको हम लोग पढ़ने वाले हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। आई होप आप सभी वो वीडियोस देख रहे होंगे जो वीडियो मैं सेंड करता हूँ। आप अपनी क्लास का वीडियो देखें, क्योंकि जो वीडियोस अगर आपने ग्रुप सब्सक्राइब कर लिया है तो उसमें बहुत सारे वीडियोस मिलते होंगे जो दूसरी क्लासेस के भी होते हैं। तो 9th क्लास का जो वीडियो होता है जिसमें मैंने आपको सेकंड चैप्टर इज़ मैटर अराउंड अस प्योर पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है, उसको आप देखें। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है, ये कह रहा है, एक्चुअली क्या हुआ, इसके लिए भी एक्सपेरिमेंट किए गए। इसके लिए जो एक्सपेरिमेंट किया गया या कुछ एक्टिविटी की गई, इन्होंने दो रिएक्टेंट्स को आपस में मिलाया, है ना, दो रिएक्टेंट्स को आपस में मिलाया और मिलाने के बाद इनको एक प्रोडक्ट मिलता है। तो जितना मास इन्होंने लिया था रिएक्टेंट्स का, प्रोडक्ट भी उतना ही मिल रहा था। ऐसा एक एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया था और ये एक्सपेरिमेंट इन्होंने अलग अलग सब्सटेंसेस के साथ किया। सारे के सारे रिज़ल्ट एक जैसे आ रहे थे, है ना, जितना रिएक्टेंट ले रहे थे उतना ही प्रोडक्ट आ रहा था, जितना रिएक्टेंट ले रहे थे प्रोडक्ट भी उतना ही आ रहा था। ठीक है, जिस वजह से इन्होंने ये लॉ दिया। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता क्या है, इट स्टेट्स दैट mass can neither be created nor destroyed. Mass can neither be created nor destroyed. म्यूट कीजिए अजय राज। Mass can neither be created nor destroyed. ओके, मतलब है कि मास को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही उसको ख़त्म किया जा सकता है, ना तो उसका निर्माण संभव है और ना ही उसका विनाश। मतलब जो नेचुरल चीज़ें हैं उन्हीं से दूसरी चीज़ें बनती हैं और फिर डिस्ट्रॉय होने के बाद फिर से वो वहीं पर ख़त्म हो जाती हैं, मिल जाती हैं। तो मास को ना तो उत्पन्न कर सकते हैं ना ही विनाश कर सकते हैं, उसको ख़त्म नहीं किया जा सकता। ये पहला लॉ कहता है ना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये कह रहा है कि मास को ना तो आप क्रिएट कर सकते हैं और ना ही उसको विनाश कर सकते हैं, ना ही समाप्त कर सकते हैं। ठीक है, इसको अगर मैं दूसरे फॉर्म में लिखूं, है ना, ये केमिकल रिएक्शंस में ये काम नहीं आएगा। केमिकल रिएक्शंस में एक इसी का दूसरा फॉर्म, जो चीज़ ये यहाँ पर कही जा रही है वही चीज़ उसमें भी कही जाएगी कि मास ऑफ, यहाँ पर एक और लाइन लिख लें थोड़ा सा, डिस्ट्रॉयड इन आ केमिकल रिएक्शन, है ना, ये चीज़ और ऐड कर लें, इन आ केमिकल रिएक्शन। इसी को दूसरे फॉर्म में कैसे लिखेंगे, मास ऑफ रिएक्टेंट्स is equal to mass of reactant is equal to mass of products। ये है आपका इसी लॉ का एक फॉर्म, है ना। देखिए, मास ना तो उत्पन्न हो रहा है और ना ही ख़त्म हो रहा है। किसी भी रिएक्शन में जितना रिएक्टेंट आप यूज़ करते हैं प्रोडक्ट भी उतना ही मिलता है। जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं, मैंने क्या किया, दो सब्सटेंस लिए, एक सब्सटेंस ए लिया प्लस सेकेंड सब्सटेंस इज बी। इन दोनों सब्सटेंस को आपस में रिएक्ट कराया। जब इन दोनों को रिएक्ट करा रहे हैं तो हमें जो मिल रहे हैं प्रोडक्ट वो मिल रहे हैं, एक सी मिलता है और एक मिलता है डी। ठीक है, ये एक ऐसे ही मान ली है रिएक्शन, अपने मन से ले लिया है यहाँ पर, है ना। ए और बी दो सब्सटेंस हैं जिनको हम आपस में रिएक्ट करा रहे हैं, तो इन सब्सटेंस को कहा जाएगा रिएक्टेंट, है ना। जो रिएक्ट कर रहे हैं उनको बोलेंगे रिएक्टेंट। तो ये रिएक्टेंट्स हो गए। ए और बी क्या है,
रिएक्टेंट्स। और रिएक्शन के बाद जो भी सब्सटेंस आपको मिलता है, रिएक्शन के बाद जो भी सब्सटेंस मिलता है उसको आप बोलते हैं प्रोडक्ट। याद रखिएगा, उसको क्या कहते हैं? प्रोडक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर रिएक्टेंट्स आपके ए और बी हैं, प्रोडक्ट जो मिल रहे हैं वो आपको सी एंड डी, दो प्रोडक्ट मिल रहे हैं, दो ही रिएक्टेंट थे। अब जरा एक कंडीशन ले लेते हैं, ये अपने मन से कर रहे हैं। सपोज उन्होंने 5 ग्राम ए लिया है ना, ये हमने इसका मास लिख लिया, ए को 5 ग्राम लिया है और बी को 10 ग्राम लिया हुआ है। बी को यहाँ पे कितना लिया हुआ है? 10 ग्राम, है ना। बी को हम मान सकते हैं, बी को कितना लिया है? 10 ग्राम, और ए को लिया हुआ है 5 ग्राम, है ना। ए को लिया हुआ है 5 ग्राम, बी को लिया हुआ है 10 ग्राम। ठीक है, तो आपको 7 ग्राम मिल रहा है सी, है ना, 7 ग्राम मिल रहा है सी, और आपको 8 ग्राम मिल रहा है डी, ना। इस तरीके से उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए हैं कि जो रिएक्टेंट लिए हैं, अब इनका अगर आप मास को ऐड करते हैं, 10 + 5 होता है 15, है ना। तो मास ऑफ रिएक्टेंट अगर यहाँ पर देखें तो वो निकल कर आ रहा है कितना? मास ऑफ रिएक्टेंट कितना आ रहा है? 15। 5 + 10 कितना हुआ? 15 ग्राम। और मास ऑफ प्रोडक्ट भी अगर देखें आप, 7 ग्राम + 8 ग्राम, तो कितना हुआ? 15। तो जितना मास रिएक्टेंट का है उतना ही मास प्रोडक्ट का है इन अ केमिकल रिएक्शन। यही है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मतलब कि जितना मास हमने रिएक्टेंट का यूज़ किया था, हमें प्रोडक्ट का भी उतना ही मास मिल जाता है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो जितना मास आप रिएक्टेंट का यूज़ करते हैं उतना ही मास आपको प्रोडक्ट का मिलता है किसी भी केमिकल रिएक्शन में। ओके, तो यहाँ तक आपको बात समझ में आई होगी, इसको आपने लिख भी लिया होगा, ठीक है। अब देखिए, अभी मैंने आपको जो बताया है वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब एक दूसरा लॉ भी है ना, मैंने आपको बताया ना लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में एक मैंने आपको पढ़ाया है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जो आपने अच्छी तरह से समझ लिया है। दूसरा जो लॉ है वो है लॉ ऑफ फिक्स्ड प्रोपोर्शन और डेफिनेट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ फिक्स्ड प्रोपोर्शन और इसको दूसरा नाम भी बोलते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, है ना। इस तरीके से दूसरे नाम भी हैं इसके, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। देखिए ये लॉ कहता क्या है, तो ये कह रहा है इन अ केमिकल compound, in a chemical compound, same elements combined together in fixed proportion by mass, है ना। इसको समझने की आप बिल्कुल कोशिश करें। इन अ केमिकल कंपाउंड, है ना, इन अ केमिकल कंपाउंड सेम एलिमेंट्स कंबाइंड टुगेदर इन फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास। मतलब यहाँ पर ये है कि
मैंने यहाँ पर एक केमिकल कंपाउंड ले लेता हूँ, कोई सा भी, बहुत बढ़िया सा, आप बताइए जो आपको डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, वाटर है ना, वाटर लिया मैंने, H2O। H2O में दो ही एलिमेंट प्रेजेंट है। कौन कौन से एलिमेंट हैं H2O में? ऑक्सीजन एंड व्हाट इज द सेकंड एलिमेंट? हाइड्रोजन। ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। और जब भी आप वाटर लेते हैं, आप वो वाटर कहीं का भी हो, किसी भी जगह का वाटर यूज़ कर रहे हो आप, है ना, नदी का ले लीजिए, किसी समुद्र का ले लीजिए, कहीं का भी पानी ले लें आप, उस पानी में जो वाटर का फॉर्मूला है वो H2O ही रहेगा, फॉर्मूला चेंज नहीं होगा। और जब फॉर्मूला चेंज नहीं होगा तो एलिमेंट्स भी चेंज नहीं होंगे, ये दोनों एलिमेंट्स उसमें प्रेजेंट होंगे, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। ये तो बात हुई यहाँ तक की कि सेम एलिमेंट्स कंबाइंड। तो चलिए, सेम एलिमेंट्स हैं, हमेशा ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ही रहेंगे। अब आगे की देखते हैं, टुगेदर इन फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास। फिक्स्ड का मतलब होता है निश्चित, है ना, एक फिक्स्ड कि वो भी चेंज नहीं हो रहे हैं। प्रोपोर्शन का मतलब यहाँ प्रोपोर्शन का मतलब यहाँ पर रेशियो है। ओके, क्या कह रहे हैं युवराज? सर फर्स्ट, ओके 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 ओके, नाइस। थोड़ा सा नीचे लिख ले रहे हैं। इज इट विजिबल टू यू? से यस और नो ओनली, बस। ओके 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 ओके, सो ओके ओके, इनफ। इसको नीचे लिख लेते थोड़ा सा। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, ओके। In a chemical compound, same elements combined together in fixed proportion by mass। ओके, इट मीन्स किसी भी केमिकल कंपाउंड में हमेशा सेम एलिमेंट्स प्रेजेंट रहेंगे। जैसे यहाँ की वाटर में है, वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन and second element is oxygen, hydrogen and oxygen is here, ठीक है। these elements are present here। now same elements की बात तो हो गई। किसी भी केमिकल कंपाउंड में एलिमेंट्स चेंज नहीं होंगे, ठीक है, क्लियर है। आप कंपाउंड कहीं भी उठा लो, कहीं का भी देखें, लेकिन एलिमेंट सेम रहेंगे, एलिमेंट चेंज नहीं होंगे और एक साथ कंबाइन भी होंगे। अगर वाटर लेते हैं आप तो वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही होंगे, ठीक है। आगे की जो लाइन है वो कह रही है इन फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास। मास का रेशियो, प्रोपोर्शन मतलब होता है रेशियो, और फिक्स का मतलब फिक्स, और यहाँ पर मास। अब यहाँ पे ज़रा मास देखते हैं। जो हाइड्रोजन का मास है वो 1, ठीक है, 1 ग्राम ले रहे हैं मान लीजिए, तो 1 ग्राम, तो 2 हाइड्रोजन का मास कितना हुआ? 2 ग्राम, है ना। ओके, ऑक्सीजन का मास होता है 16 ग्राम, हाइड्रोजन का मास, 1 हाइड्रोजन एटम का मास 1 ग्राम, 2 हाइड्रोजन एटम का मास 2 ग्राम। तो यहाँ पर टोटल मास कितना हुआ H2O का? 2 ग्राम प्लस 16 ग्राम, मतलब 18 ग्राम। टोटल जो मास आया है ना, तो इसको हम क्या बोलेंगे? 18 ग्राम। यहाँ पर हमें टोटल निकालना नहीं है, एक्चुअली हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि हाइड्रोजन का मास कितना है और ऑक्सीजन का कितना है।
मतलब 2 ग्राम हाइड्रोजन के लिए कितने ग्राम ऑक्सीजन चाहिए, है ना। ज़रा ध्यान से देखिए, अगर हमारे पास 2 ग्राम हाइड्रोजन है तो उसके लिए ऑक्सीजन कितनी चाहिए ताकि पानी बन जाए। ऑक्सीजन चाहिए 16 ग्राम, ऑक्सीजन चाहिए 16 ग्राम। ओके, तो 2 ग्राम हाइड्रोजन के लिए 16 ग्राम ऑक्सीजन की ज़रूरत है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर इनका रेशियो निकाला जाए, तो इनका रेशियो अगर निकालते हैं तो 2:16, और इसको और सिंपल अगर कर दें तो इसको आप और लिख सकते हैं 1:8। 2 से डिवाइड करते हैं, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16। इसका मतलब ये है कि 1 ग्राम हाइड्रोजन के लिए 8 ग्राम ऑक्सीजन चाहिए। अगर आपके पास 1 ग्राम हाइड्रोजन है तो उसके लिए 8 ग्राम ऑक्सीजन चाहिए। 1 ग्राम हाइड्रोजन के लिए 8 ग्राम ऑक्सीजन की ज़रूरत है। और ये जो है ये हमेशा फिक्स रहता है। वाटर आप कहीं का भी ले लें, उसमें हाइड्रोजन के 2 एटम होंगे और ऑक्सीजन का 1 एटम होगा, ठीक है। हाइड्रोजन का ओके, हाइड्रोजन का वो बेटा नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकता है। अगर बोर्ड नहीं दिख रहा है, नेटवर्क प्रॉब्लम होगी आपकी, ठीक है। सो यहाँ पर एक चीज़ बताई है आपको कि अगर 2 ग्राम हाइड्रोजन है आपके पास, है ना, क्योंकि ये कह रहा है, साफ साफ देखो इस माइक को म्यूट कीजिए जिसका भी खुला हुआ है। अगर आपके पास 2 ग्राम हाइड्रोजन है तो उसके लिए आपको 16 ग्राम ऑक्सीजन की ज़रूरत है, ठीक है। तो 2 ग्राम हाइड्रोजन के लिए 16 ग्राम ऑक्सीजन की ज़रूरत है। तो इसको आप ऐसे लिखेंगे, अगर रेशियो के फॉर्म में लिखेंगे 2:16, है ना, 2:16 लिखेंगे। और इसको और सिंपल अगर कर देंगे तो 1:8। मतलब अगर आपके पास 1 ग्राम हाइड्रोजन है तो उसके लिए ऑक्सीजन 8 ग्राम चाहिए। और इसी को अगर मैं थोड़ा सा बढ़ा दूं, मैं अगर आपसे कह दूं कि हमारे पास 3 ग्राम हाइड्रोजन है तो 3 ग्राम हाइड्रोजन से कंबाइन होने के लिए कितनी ऑक्सीजन की ज़रूरत है, ये कमेंट बॉक्स में लिखें आप लोग सभी लोग। 3 ग्राम हाइड्रोजन से कंबाइन होने के लिए हमें कितनी ऑक्सीजन की ज़रूरत है, कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, कोई भी बोलेगा नहीं, ओके। 1 ग्राम हाइड्रोजन के लिए 8 ग्राम ऑक्सीजन की ज़रूरत है ना, कंबाइन होने के लिए, तभी पानी बनेगा। तो 3 ग्राम अगर हाइड्रोजन है तो पानी, तो हमें अगर हमारे पास ये हाइड्रोजन की क्वांटिटी दे दी है 3 ग्राम, तो ऑक्सीजन हमारे पास कितनी हो जाएगी, बिल्कुल सही आंसर 24 ग्राम, ओके। ये हो जाएगी ऑक्सीजन। कैसे निकाला हमने, ये हमने निकाला है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन की हेल्प से, क्योंकि हमें लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को याद रखना है। केवल हमें किसी भी कंपाउंड का इनिशियली जो उस कंपाउंड में रेशियो दिया गया है हमें वो देखना है, और फिर क्वेश्चन में हमसे जो पूछा गया है हम उसको निकाल सकते हैं। वाटर के अलावा मैं और कुछ लेता हूँ, देखिए ज़रा आप, जैसे CO2 है ना, कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड जो है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन का यहाँ पर मास है 12 ग्राम, है ना। ये जो मास है, इसी चैप्टर में आपको आगे मास भी पढ़ाए जाएंगे, एटॉमिक मास पढ़ाया जाएगा, मोलर मास पढ़ाए जाएंगे, ये सब पढ़ाया जाएगा, आप ध्यान से देखते रहिए। 12 ग्राम कार्बन है, ऑक्सीजन का मास होता है 16 ग्राम, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन है 2, तो मास हो गया 32 ग्राम। तो एक चीज़ देखने को मिल रही है कि 12 ग्राम कार्बन जो है, 12 ग्राम कार्बन को कंबाइन होने के लिए 32 ग्राम ऑक्सीजन चाहिए, तभी वो CO2 बनाएगा। ये कंफर्म है, ये जो है ये कंफर्म है कि 12 ग्राम कार्बन को कंबाइन होने के लिए 32 ग्राम ऑक्सीजन की ज़रूरत है ना, 32 ग्राम ऑक्सीजन की ज़रूरत है
तभी आपका CO2 बनेगा, वरना नहीं बनेगा। अच्छा, इसको अगर और सिंपल कर दें तो ये 12 डिवाइड कीजिए 4 से, 4 3 ज़ा 12 और 4 8 ज़ा 32। तो हमने इसको बहुत सिंपल कर लिया है ना, डिवाइड जितना हो सकता है तो उतना डिवाइड कर लिया, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख यहाँ पर ले आए हैं हम इसको। तो इससे ये पता लग रहा है कि 3 ग्राम कार्बन के लिए, अगर आपके पास 3 ग्राम कार्बन है तो 3 ग्राम कार्बन कंबाइन कितने से करता है, कंबाइन करता है, कंबाइंस विद 8 ग्राम ऑक्सीजन, है ना, साफ साफ दिख रहा है। अगर आपके पास 3 ग्राम कार्बन है तो 3 ग्राम कार्बन कितने से कंबाइन हो रहा है, 8 ग्राम से। अब मेरा क्वेश्चन दूसरा है, मैंने क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज किया। मैंने ये कहा कि मेरे पास 9 ग्राम कार्बन है और मुझे CO2 बनाना है। बात समझ रहे हैं? ध्यान सुनिएगा एक बार, इस क्वेश्चन को आप ध्यान से सुने। मेरे पास 9 ग्राम कार्बन है और मुझे बनाना है CO2, ध्यान सुनिएगा, CO2 बनाना है। और मुझे ऑक्सीजन भी दी गई, मुझे बहुत सारी ऑक्सीजन दी गई है, मुझे ऑक्सीजन दी गई है, बहुत सारी है मेरे पास ऑक्सीजन, 50 ग्राम ऑक्सीजन है। कितनी है? 50 ग्राम ऑक्सीजन मेरे पास है। तो आप ये बताइए कार्बन उस 50 ग्राम ऑक्सीजन में से कितनी ऑक्सीजन यूज़ करेगा या पूरी कर लेगा CO2 बनाने के लिए? सिर्फ कमेंट बॉक्स में लिखें आप लोग, ठीक है। 9 ग्राम कार्बन है और मुझे CO2 बनाना है। आप इसको याद रखें बस, केवल ये आपका रियल रेशियो है CO2 का जो हमने निकाल के दिया है, ठीक है। इसमें 3 ग्राम कार्बन जो है, 3 ग्राम कार्बन है तो 8 ग्राम ऑक्सीजन चाहिए। और अगर 9 ग्राम कार्बन है तो कितने ग्राम ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी? मैंने तो आपको 50 ग्राम दी है, 50 ग्राम बहुत सारी दे दी। आप कितनी यूज़ करेंगे उसमें से या पूरी कर लेंगे? वेरी गुड, बहुत अच्छा, बच्चों के आंसर्स आ रहे हैं। तो यहाँ पर साफ साफ पता लग रहा है कि ये 3 है और यहाँ पर ये 9 है। तो यहाँ पर 3 का 9 होने का मतलब हुआ 3 3 ज़ा 9, 3 टाइम्स, ये 3 गुना हो गया। कार्बन की जो यहाँ पर मास है वो 3 टाइम्स हो गया, और कार्बन का मास अगर 3 टाइम्स होगा तो ऑक्सीजन का मास भी हमें क्या करना पड़ेगा, वो भी 3 टाइम्स ही बढ़ाना पड़ेगा। तो है ना 8, अगर सिंपल सी बात है, जैसे आपके पास ये लिखा हुआ है 3:8, है ना। अब 3:8 का मतलब हुआ, अब 3:8 अगर मैं ऐसे लिखता हूँ और इसमें अगर 3 का मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये 9 हो जाता है। अगर 3 इधर का करेंगे तो 3 इधर भी करेंगे, हो गया ना 9:24। इसका मतलब ये हुआ कि रेशियो देखिए अभी भी सेम है। आप चेक कर लीजिए, आप चेक कीजिए, रेशियो चेंज नहीं हो रहा है, फिक्स्ड प्रोपोर्शन। ये देखिए लॉ कह रहा है प्रोपोर्शन चेंज नहीं हो रहा है, फिक्स्ड है। ये 9 है, डिवाइड कर लो 3 से, 3 3 ज़ा 9, 3 8 24 आ गया, फिर से वही आ गया। आंसर आपका ज़रूर ये आया है कि 9 ग्राम है तो 24 ग्राम आपको ऑक्सीजन चाहिए, लेकिन रेशियो फिक्स है, रेशियो चेंज नहीं हो रहा है। तो यही तो है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ फिक्स्ड प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। तीनों नाम सेम है ना, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ फिक्स्ड प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। अंतर कुछ नहीं है, ध्यान रखिएगा, तीनों ही सेम है। बात आ रही समझ में? तीनों ही सेम है और आई होप आपको समझ में भी आया होगा। अब मैं देखिए इसी से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल लगाता हूँ, उसको पहले आप समझें, ठीक है। इन अ रिएक्शन, एक रिएक्शन में दिया हुआ है, पहले इसको साफ कर दें। In a reaction 5.3 gram of sodium carbonate reacted with 6 gram of ethanoic acid। पहले तो आप लिखें सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट इज रिएक्टेड विद इथेनोइक एसिड। रिएक्टेड का मतलब प्लस है ना, इथेनोइक एसिड, ठीक है, रिएक्ट कर लिया। द प्रोडक्ट्स वर कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर
एंड सोडियम इथेनोएट। अब देखिए प्रोडक्ट क्या क्या है, तो प्रोडक्ट हम एरो के इस तरफ लिखते हैं, CO2 है, वाटर है एंड सोडियम इथेनोएट, सोडियम इथेनोएट, याद रखें। ये 3 प्रोडक्ट मिल रहे हैं आपको, इन सबका मास भी दे रखा है। क्या कह रहे हैं चलिए देखते हैं। सोडियम कार्बोनेट का मास दे रखा है 5.3 ग्राम, ये है 5.3 ग्राम, ध्यान समझिएगा। इथेनोइक एसिड बोल रहे हैं 6 ग्राम, है ना, ये 6 ग्राम है आपका। इसके अलावा प्रोडक्ट जो मिल रहे हैं CO2 आपको मिल रही है 2.2 ग्राम, 2.2 ग्राम, वाटर मिल रहा है 0.9 ग्राम और सोडियम इथेनोएट मिल रहा है 8.2 ग्राम। ठीक है, देखिए सभी के मास दिए गए हैं, रिएक्टेंट्स के भी दिए गए हैं, प्रोडक्ट के भी सभी के दे दिए गए। अब क्वेश्चन कह रहे हैं कि शो दैट दीज ऑब्जर्वेशंस आर इन एग्रीमेंट विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। वो कह रहे हैं शो करो, ये दिखाओ कि ये जो मासेस दिए गए हैं ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को सेटिस्फाई करते हैं। और आप सभी जानते हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है कि मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। ओके, मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट हमारे ये दोनों हैं, ये दोनों रिएक्टेंट हैं, सोडियम कार्बोनेट एंड सोडियम इथेनोइक एसिड, ये रिएक्टेंट हैं। तो इनका मास निकालो आप ज़रा। 5.3 ग्राम प्लस 6 ग्राम, तो 5.3 ग्राम प्लस 6 ग्राम इक्वल्स टू 11.3 ग्राम निकल आया। रिएक्टेंट का मास निकल कर आया 11.3 ग्राम। अब चलिए प्रोडक्ट की तरफ चलते हैं, सबको ऐड कीजिए। तो ये निकल कर आएगा, ये भी निकल कर आएगा 11.3 ग्राम, है ना। इनको आप जब ऐड करेंगे तो आंसर कितना आएगा 11.3 ग्राम। तो यहाँ पर जो रिएक्टेंट का मास है और जो प्रोडक्ट का मास निकल कर आ रहा है वो दोनों ही क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं। और अगर रिएक्टेंट का मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट, अगर ऐसा होता है, रिएक्टेंट का मास प्रोडक्ट के मास के बराबर होता है, तो हम कहते हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास सेटिस्फाई हो गया। भाई जितना रिएक्टेंट का मास है उतना ही मास किसका है, प्रोडक्ट का। रिएक्टेंट का मास प्रोडक्ट के मास के बराबर है, तो हम क्या कहेंगे कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो है वो सेटिस्फाई हो गया यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो है वो सेटिस्फाई हो गया और आपने समझ भी लिया। ठीक है, अच्छा एक और क्वेश्चन बनाते हैं। ये तो क्वेश्चन मैंने आपको अभी समझाया भी था कि हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइंस इन द रेशियो ऑफ 1:8। कह रहे हैं, क्वेश्चन में खुद बता दिया इन्होंने कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो हैं वो हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का जो रेशियो है वो है 1:8। 1:8 का मतलब हुआ कि यहाँ पर आप देख सकते हैं 1:8 का मतलब हुआ 1 ग्राम हाइड्रोजन है तो 8 ग्राम ऑक्सीजन। 1 ग्राम हाइड्रोजन के लिए 8 ग्राम ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ रही है। ये तो मैंने अभी बताया था आपको और इन्होंने क्वेश्चन में दे रखा है। अब ये कह रहे हैं कि 3 ग्राम हाइड्रोजन अगर है तो वो कितने ग्राम ऑक्सीजन से कंप्लीटली रिएक्ट करेगी। सिंपल सी बात है, अगर ये 3 टाइम्स कर दोगे तो ये भी तो 3 टाइम्स करना पड़ेगा। रेशियो थोड़ी ना चेंज करोगे आप, है ना, फिक्स्ड रखना पड़ता है रेशियो। अगर ये 3 टाइम्स करोगे तो ये भी 3 टाइम्स हो जाएगा, है ना। तो अगर ये 3 ग्राम है तो ये कितना हो जाएगा 24 ग्राम, है ना, 24 ग्राम। क्लियर है, 24 ग्राम। ओके, सो आप सभी को ये चीज़ जो है वो समझ में आई होगी। ठीक है, इसको एक बार रिवाइज करें। ठीक है।